नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की सुर्खियों से और दुनिया भर की खबरों से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। यूरोपीय देशों की घेराबंदी का रूसी राष्ट्रपति ने दिया करारा जवाब। तेल प्राइस कैप में शामिल देशों में तेल निर्यात पर रोक लगाने संबंधी डिक्री पर किए हस्ताक्षर। 1 फरवरी से बैन होगा प्रभावी। क्रेमलिन ने यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के 10 सूत्री शांति प्रस्ताव को किया खारिज। कहा, संघर्ष समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस में शामिल 4 यूक्रेनी क्षेत्रों की वास्तविकताओं का रखना होगा ध्यान। कोसोवो और सर्बिया के बीच तनाव जारी। कोसोवो ने सर्बिया के साथ अपनी सबसे बड़ी सीमा को किया बंद। कोसोवो के प्रधानमंत्री ने नाकेबंदी को बताया अवैध और अस्वीकार्य। नाटो शांति मिशन से तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया। चीन के बाद अब हांगकांग ने भी कड़े कोविड-19 नियमों में ढील देने की घोषणा की। देश में आने वालों के लिए अनिवार्य पीसीआर टेस्ट की बाध्यता हुई खत्म। बाहर निकलने के लिए वैक्सीन पास की जरूरत नहीं। हालांकि मास्क लगाना अभी भी अनिवार्य। अमेरिका में फिलहाल सीमा पर फंसे प्रवासियों को नहीं मिलेगी शरण। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे पुराने नियम। शीर्ष अदालत ने 5-4 के बहुमत से निचली अदालत के फैसले को पलटा। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में नागरिक ठिकानों पर 33 रॉकेट दागे हैं। वहीं रूस ने बुधवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की 10 सूत्रीय शांति योजना को खारिज कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार तड़के यूक्रेनी शहर खेरसन रूसी हमलों से दहल उठा। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने बीते 24 घंटों में नागरिक ठिकानों पर 33 रॉकेट दागे, जिसके बाद दोनों तरफ से लड़ाई तेज हो गई है। हमले के बाद क्षेत्र में और अधिक टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात कर दिए गए हैं। पहले हमले के बाद 2 हमले हुए। इन हमलों का परिणाम आप देख सकते हैं। हम तुरंत गर्भवती महिलाओं को तहखाने में ले गए और फिर उन्हें अपने मुख्य वार्ड में ले गए, जहां उन्होंने रात बिताई। आज जांच के बाद हमने उन्हें घर जाने दिया। इस बीच क्रेमलिन ने बुधवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की 10 सूत्रीय शांति योजना को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के प्रस्ताव को ध्यान में रखना चाहिए कि रूस में शामिल होने वाले 4 यूक्रेनी क्षेत्रों की आज की वास्तविकताएं कैसी हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी 10 सूत्रीय शांति योजना का बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी घोषणा उन्होंने पहली बार नवंबर में की थी। इस योजना में यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र से रूसी सैनिकों की वापसी की कल्पना की गई है, जिसका मतलब होगा कि रूस उन 4 क्षेत्रों को छोड़ देगा जिस पर उसने दावा किया है। साथ ही क्रीमिया को भी वापस करने की मांग है, जिस पर रूस का 2014 से नियंत्रण है। क्रेमलिन ने बार बार कहा है कि वो यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन कीव की ओर से बातचीत की इच्छा नहीं जताई जा रही है। यूक्रेन के लिए कोई शांति योजना नहीं हो सकती है जो रूस में 4 क्षेत्रों के प्रवेश के साथ रूसी क्षेत्र के बारे में आज की वास्तविकताओं को ध्यान में न रखे। जो योजनाएं इन वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखती हैं, वे शांतिपूर्ण नहीं हो सकती हैं। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्राइस कैप में शामिल होने वाले देशों को 1 फरवरी 2023 से 5 महीने के लिए तेल और तेल उत्पादों की आपूर्ति बंद करने की घोषणा की है। पुतिन के इस फैसले से यूरोप को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसे लेकर पुतिन ने मंगलवार को एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए,
G7 और यूरोपीय यूनियन ने 5 दिसंबर को रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने की घोषणा की थी। प्राइस कैप लागू हो जाने के बाद कोई भी देश निर्धारित मूल्य से ज्यादा या कम कीमत पर रूस से तेल नहीं खरीद सकता है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि रूस को इस मुद्दे पर ओपेक प्लस देशों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह के नाजायज और बिल्कुल बेतुके उपायों और तथाकथित प्राइस कैप का जवाब देना रूस का संप्रभु अधिकार है। यूक्रेन में जारी रूसी सैन्य अभियान के कारण 7 प्रमुख शक्तियों का समूह माने जाने वाले G7, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने 5 दिसंबर से रूसी कच्चे तेल पर $60 प्रति बैरल मूल्य कैप लगाने पर सहमत हुए थे। 5 दिसंबर से पश्चिमी शिपिंग और बीमा कंपनियों को प्राइस कैप से ऊपर बेचने वाले रूसी तेल को बीमा करने से रोक दिया गया है, जिसके बाद से रूस को अपनी मर्जी के दामों पर तेल बेचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप में एक और युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। जहां एक और रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं कोसोवो और सर्बिया के बीच वाहनों के लाइसेंस प्लेट को लेकर शुरू हुआ ताजा विवाद युद्ध की ओर बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोसोवो और सर्बिया के बीच वाहनों के लाइसेंस प्लेट को लेकर शुरू हुए ताजा विवाद से युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। सर्ब समुदाय द्वारा की गई नाकेबंदी के बाद कोसोवो ने अपनी ओर से एक बड़ी सीमा क्रॉसिंग को बंद कर दिया है। कोसोवो द्वारा उठाए गए इस कदम से अब केवल 3 प्रवेश बिंदु ही खुले रह गए हैं। 10 दिसंबर से सर्बियाई सीमा पर 2 अन्य क्रॉसिंग को सर्ब समुदाय के लोगों ने विरोध के तौर पर बंद कर दिए हैं। ताजा विरोध प्रदर्शन मंगलवार को शुरू हुआ जब सर्बिया ने अपनी सेना को उच्चतम स्तर पर अलर्ट रहने का आदेश दिया। सर्बिया में सर्ब समुदाय के लोगों ने मंगलवार को कोसोवो की पूर्वी सीमा पर मेरडेयर क्रॉसिंग के करीब ट्रक और ट्रैक्टर खड़ा करके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। इस नाकेबंदी से यूरोप के दूसरे देशों में काम करने वाले लोगों को घर लौटने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच कोसोवो के प्रधानमंत्री ने देश के ताजा हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने नाकेबंदी को अवैध और अस्वीकार बताया। साथ ही उन्होंने नाटो शांति मिशन से तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया। सड़क पर बैरिकेड्स लगाना अवैध अस्वीकार्य है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा आकलन के अनुसार हमने KFOR को कार्य करने के लिए आवश्यक समय दिया है, लेकिन यह समय निश्चित रूप से तेजी से निकल रहा है। उधर कोसोवो ने सर्बिया पर रूस के प्रभाव में विरोध प्रदर्शनों के जरिए देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया, लेकिन सर्बिया इन आरोपों को खारिज करते हुए कोसोवो में सर्बियाई अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात कह रहा है। वहीं रूस ने कहा है कि उसने कोसोवो में जातीय सर्बों की रक्षा के लिए सर्बिया के प्रयासों का समर्थन जरूर किया है, लेकिन उसका मकसद किसी तरह बाल्कन क्षेत्र में अराजकता फैलाने का नहीं है। रूप से सर्बिया एक संप्रभु देश है और यहाँ रूस के विनाशकारी प्रभाव की तलाश करना बिल्कुल गलत है। सर्बिया एक संप्रभु देश है और स्वाभाविक रूप से यह सभी के अधिकारों की रक्षा करता है जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में पास रहते हैं। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कोसोवो और सर्बिया के बीच मौजूदा तनाव संघर्ष का रूप न ले, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप कर मामले का हल निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर इसे लंबे समय तक खींचा गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। मुझे लगता है कि कोसोवो के बहुत से लोगों को ये स्थिति रास नहीं आ रही है। सोमवार को बढ़ते हुए तनाव के मद्देनजर सर्बिया ने अपनी सेना से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तैयार रहने के लिए कहा था। इसके तहत विशेष सशस्त्र बल कर्मियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई थी। दरअसल 2008 में पश्चिमी देशों के समर्थन के बल पर कोसोवो ने सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन कोसोवो ने इसे कभी मान्यता नहीं दी। इससे पहले 1998-99 में हुए युद्ध के दौरान नाटो ने जातीय अल्बानियाई नागरिकों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया था। उत्तरी कोसोवो में सर्ब समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। अब तक सर्ब समुदाय के लोग सर्बिया द्वारा वाहनों के नंबर प्लेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोसोवो ने नवंबर में इसे निरस्त करने का आदेश दिया। अमेरिका और दूसरे देशों के हस्तक्षेप के बाद कोसोवो ने अपने फैसले को वापस ले लिया, लेकिन सर्ब समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन का नया दौर शुरू हो गया जो अब तक जारी है। कोसोवो ने नाकाबंदी को हटाने के लिए नाटो से 4000 जवानों की मांग की है, लेकिन कोसोवो की सेना को सर्बिया की धरती पर कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है। नाटो मिशन का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच तनाव को दूर करने के लिए
उसने हर संभव प्रयास किए हैं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। कोरोना के कहर से चीन की हालत खराब है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव है। अस्पतालों में बेड नहीं बचे हैं तो लोगों को जरूरी दवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हालांकि चीन सभी तरह के प्रतिबंध हटाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर सब कुछ सामान्य है। चीन में कोरोना के कहर से हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों के अंदर और बाहर लंबी कतार है। एम्बुलेंस में पहुंचने वाले मरीज ऑक्सीजन के जरिए सांस लेते देखे जा सकते हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य संसाधनों पर भारी दबाव है। हालत यह है कि अस्पताल में बेड नहीं बचे हैं। घर पर इलाज करा रहे लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों की कोरोना से मौत हो रही है उनके अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। चीन के ज्यादातर शहरों में शमशानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं। वहीं दूसरी ओर चीन सब तरह के प्रतिबंध हटाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहां सब कुछ सामान्य है। भले ही अस्पताल में काफी भीड़ है, लेकिन जांच 5 से 6 मिनट के भीतर किया जा रहा है। सीटी स्कैन और खून की जांच के परिणाम भी बहुत जल्द सामने आते हैं। चीन में बेकाबू रफ्तार से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच शी जिनपिंग सरकार ने बुधवार को आवाजाही के लिए दरवाजे पूरी तरह से खोलने की घोषणा कर दी। इसमें चीन आने वाले यात्रियों के लिए जहां 8 जनवरी से क्वारंटाइन नियमों में रियायत देने जा रहा है, वहीं देश से बाहर जाने वाले चीनी नागरिकों के लिए भी रियायतें शुरू कर रहा है। इसका असर यात्रा के टिकट बुकिंग पर देखा जा रहा है। स्थानीय मीडिया के अनुसार देश से बाहर के लिए होने वाली टिकट बुकिंग के आंकड़ों में 250% से अधिक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। जाहिर है कि ऐसे में दूसरे मुल्कों के लिए एहतियात बरतने की वजह बढ़ जाती है। इस बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका कोरोना के आंकड़ों में पारदर्शिता की कमी के कारण चीन से आगमन पर नए कोविड प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अभी ये महामारी खत्म नहीं हुई है। चीन की प्रतिक्रिया वैज्ञानिक आधारों पर संचालित होगी। आवाजाही के नियमों में दी जा रही छूट कई चरणों में लागू की जाएगी। चीन हमेशा मानता है कि सभी देशों में महामारी रोकथाम के उचित प्रयास होने चाहिए जो वैज्ञानिक स्तर पर हो। इन महामारी के दौरान लोगों के बीच सामान्य आदान प्रदान प्रभावित नहीं करना चाहिए। अमेरिका के अलावा जापान, भारत और मलेशिया ने घोषणा की है कि वो चीन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए नियमों को और भी कड़ा करने वाले हैं। जापान में घोषणा की गई है कि चीन से आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के पास नकारात्मक कोविड टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य है। वहीं मलेशिया ने ट्रैकिंग और निगरानी के लिए और भी कई उपाय अपना लिए हैं। भारत ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए नए यात्री नियम की घोषणा की है। इसके तहत यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इसके अलावा भारत ने हवाई अड्डों पर रैंडम जांच भी शुरू कर दिए हैं। उधर चीन शासित हांगकांग ने चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए कोरोना के नियमों में बड़ी राहत का ऐलान किया है। हांगकांग के नेता जॉन ली ने बताया है कि आगमन पर अब अनिवार्य RT-PCR परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि शहर के वैक्सीन पास को भी समाप्त कर दिया जाएगा। इस नियम को गुरुवार से लागू कर दिया जाएगा। हम अधिक लक्षित उपाय करेंगे, विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए। हांगकांग में प्रवेश करने के लिए सभी अनिवार्य PCR परीक्षणों को रद्द कर दिया गया है। विदेशों से आने के लिए या फिर मकाऊ और ताइवान के लोगों को हांगकांग पहुंचने के बाद या आगमन के दिन अनिवार्य PCR परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। चीन ने कोरोना पीड़ितों का प्रतिदिन आंकड़ा देना अब बंद कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक लाखों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि कोरोना से चीन की 60% आबादी संक्रमित हो सकती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका मैक्सिको सीमा पर डटे प्रवासियों को उस वक्त निराशा हाथ लगी जब सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक की अवधि बढ़ा दी। अगली सुनवाई फरवरी में होगी। दरअसल
अमेरिका के बॉर्डर पर हजारों की संख्या में जमा लोगों को प्रवासी नीति में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैक्सिको बॉर्डर पर प्रवासियों का अमेरिका में प्रवेश करने का इंतजार उस वक्त और बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक की अवधि बढ़ा दी। अगली सुनवाई फरवरी में होगी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को 5-4 के बहुमत से निचली अदालत के उन फैसलों को पलट दिया जिसमें तथाकथित टाइटल नीति 42 को बरकरार रखने की बात कही गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि देश में आने वाले हजारों प्रवासियों को रोकने के लिए 2020 से प्रभावी महामारी कानून के उपाय पहले की तरह जारी रहने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाइडेन सरकार को राहत देते हुए निचली अदालत के उस फैसले को स्वीकार कर लिया जिसमें टाइटल 42 का इस्तेमाल शरण मांगने वाले या दक्षिण पश्चिम सीमा पार करने वाले लोगों को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। स्पष्ट रूप से अदालत जून तक इस मामले पर फैसला नहीं करने जा रही है, लेकिन हमें इसे लागू करना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि यह प्रवासियों के लिए जरूरी है। अमेरिका के बॉर्डर पर हजारों की संख्या में जमा लोगों को प्रवासी नीति में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। हालांकि सीमा पर जुटे अधिकतर प्रवासियों को फरवरी में होने वाली सुनवाई में फैसला अपने हक में आने की उम्मीद है। मैं अपने रास्ते पर रहूंगा। मैं मैक्सिको में रह सकता हूं या संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन मेरा सपना अमेरिका में ही रहना। मैं अवैध रूप से पार करने से डरता हूं क्योंकि मुझे डर है कि वे मुझे पकड़ लेंगे और मुझे वापस कर देंगे। मैं सिस्टम पर दिखाई दूंगा और अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। मैं इंतजार करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि अदालत का अगला फैसला हमारे हक में आएगा। अमेरिका के 19 राज्यों ने अदालत में याचिका दायर कर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समय में अवैध रूप से देश में आने वाले प्रवासियों पर लगाए गए रोक को नहीं हटाने की अपील की थी। अपनी याचिका में इन राज्यों ने कहा था कि अगर टाइटल नीति 42 को अचानक हटा लिया जाता है तो अमेरिका में प्रवासियों की बाढ़ आ जाएगी, जिसे प्रशासन के लिए संभालना मुश्किल होगा। याचिका पर फैसला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मैक्सिको, वेनेजुएला समेत अन्य देशों के लोगों को अमेरिका में शरण नहीं मिलेगी जिन्हें पहले शरण की इजाजत मिली थी। हालांकि टाइटल 42 के रूप में जाना जाने वाला नियम भारतीयों और लैटिन अमेरिका के बाहर के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दरअसल दुनिया भर के हजारों प्रवासी पड़ोसी देश से सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। कुछ को सफलता मिलती है तो कुछ प्रवासियों को जान से हाथ धोना पड़ता है या पकड़े जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई होती है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 महीनों के दौरान दक्षिणी अमेरिका सीमा को पार करने का प्रयास करते हुए लगभग 25 लाख लोगों को सीमा पर रोका गया। इन प्रवासियों में मैक्सिको, होंडुरास, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, निकारागुआ, वेनेजुएला, क्यूबा, पूर्वी यूरोप और एशिया के लोग शामिल रहे हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं विश्व संस्कृति की ओर। आपको मिलवाते हैं अफगानिस्तान की 18 साल की मारवा से। मारवा ने अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ अकेले विरोध का परचम थामा। जिस अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा को बंद कर दिया हो, उस अफगानिस्तान में मारवा की हिम्मत वाकई दाद देने लायक है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हाथ में तख्ती लेकर खुलेआम तालिबानी हुकूमत को ललकारती 18 साल की मारवा, जिनके कॉलेज में दाखिला लेने से पहले ही महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए। अगर वो कॉलेज की दहलीज को पार कर जाती तो अपने परिवार में इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली लड़की होती। लेकिन तालिबान के इस भेदभावपूर्ण फरमान की आग में उसके सपनों को पंख लगने से पहले ही झुलस गए। आमतौर पर अफगानिस्तान में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के लिए अपनी गिरफ्तारी, हिंसा और समाज से बहिष्कृत होने का जोखिम होता है, लेकिन इन खतरों को दरकिनार करते हुए मारवा अकेले विरोध का परचम थामे सड़क पर उतर पड़ी। अपने भविष्य के खो जाने के दर्द को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मारवा अपनी मांगों की फहरिस्त लिए काबुल यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंची। उनकी बहन ने इस बहादुरी का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब मारवा की आवाज़ दूर दूर तक सुनी जा रही है। इस कदम के बाद मारवा खुद को जिंदगी में पहली बार गौरवान्वित, मजबूत और शक्तिशाली महसूस कर रही हैं। उनका मानना है कि अल्लाह ने जो अधिकार उन्हें दिए हैं उसे कोई नहीं छीन सकता है और इस गबन के खिलाफ मजबूती से खड़े हो जाना
उनकी बड़ी कामयाबी है। मारवा पहली लड़की नहीं है जिसके सपनों को तालिबानी हुकूमत ने परवान चढ़ने से पहले कुचल दिया हो। अफगानिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही लेक्चरर बख्शी भी देश में लड़कियों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बख्शी इस बात से अधिक परेशान है कि अगर देश में लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद हो गए तो उन जैसी तमाम महिलाओं का भविष्य क्या होगा जो महिला शिक्षा के लिए अब तक जी तोड़ प्रयास करती आई हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करती हूँ कि वे अफगान महिलाओं को मझधार में न छोड़ें। जब आप मानव अधिकारों की बात करते हैं तो कृपया महिलाओं के अधिकारों की भी बात करें। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर बढ़ते प्रतिबंधों पर चिंता जताते हुए देश में पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान प्रशासन से महिला शिक्षा पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने की बात कही है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि नवीनतम प्रतिबंध अनुचित मानव अधिकारों के उल्लंघन है। महिलाओं और लड़कियों को बाहर करने और चुप कराने की कार्रवाई से अफगान लोगों को भारी पीड़ा और बड़े झटके का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल तालिबान ने पिछले हफ्ते महिलाओं के विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने और गैर सरकारी संगठनों के लिए काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2021 में पिछले साल अगस्त में तालिबान सत्ता में आए थे। उस वक्त तालिबान ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद देश में शरिया कानून को लागू करते हुए समाज सुधार के नाम पर कई कठोर प्रतिबंध लगाने शुरू किए। छोटी कक्षाओं को छोड़कर माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं की पढ़ाई पर रोक समेत कई ऐसे फैसले लागू किए जो मानवाधिकार की हद को पार कर जाता है। पिछले 1 साल में कई महिलाएं अपनी सरकारी नौकरी खो चुकी हैं और उन्हें घर पर रहने के लिए वेतन का एक हिस्सा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, ड्रेस कोड के पालन के नाम पर महिलाओं का पार्क, जिम और पूल जाने पर पाबंदी लगा दी गई। मारवा की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंच रही है और हम आशा करते हैं कि आज नहीं तो कल तालिबान के कानों में भी मारवा की आवाज़ पहुंचेगी। और इसी के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।